जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? जी एक पेज नंबर जरा बताइए जो होमवर्क दिया था मैंने, डीओ वाला जो पेज नंबर 435 ये बड़ा होमवर्क एक दिया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टूडेंट्स ने तो सबने अटेम्प्ट किया हुआ, आप लोगों ने कर लिया डेफिनेटली। देखिए पॉइंट्स ये नहीं मैं कह रहा कि मसला है या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड है कि अपनी तरफ से एक अच्छी एफर्ट कर ली जाए। बाकी ठीक है वो इंशाल्लाह पॉइंट्स पे देखते हैं। तो अटेम्प्ट करना शुरू किया सर? ये बड़ा वो इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट का मसला। आप लोग इस तरह करें, इसको साथ साथ रखना जरा, तो इंशाल्लाह इस वीकेंड तक इसे कंप्लीट करते हैं। एक वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन जरा नोट करें। हमारा अब एक मुजाहिर हो गया हुआ है, एक रियो हो गया हुआ है, एक और रख लें जरा साथ साथ। ये जो सीवीपी है, खास तौर पे सीवीपी, ये जो ब्रेक इवन टारगेट प्रॉफिट, इनके जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे साथ साथ ही आपने करने, अपनी मर्जी से नए नए क्वेश्चंस अभी नहीं करने। तो जो जो मैं क्वेश्चन कहूँगा साथ साथ ही करना है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे कुछ चीजें आराम अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की वजह से इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी शायद हमें इन क्वेश्चंस की जरा रिवीजन करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि ये चीजें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वॉल्यूम 1 में से एक पेज नंबर लिखें, जॉइंट बाय प्रोडक्ट थोड़ी सी है ध्यान में, लेकिन जॉइंट बाय प्रोडक्ट जो हमने पहले की थी उसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से की थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पेज नंबर जरा एक नोट करें जरा, पेज नंबर 1 वॉल्यूम 1 लिखे अपने पास। आपने करना ये है, पेज नंबर 195 पे एक पुराना सवाल है क्रिकेट केमिकल्स के नाम से। ये आपने जब जॉइंट बाय प्रोडक्ट का जमाने में ये किया हुआ है तो पहले तो इसको एक नजर वाइज करना है। पेज नंबर 195। नहीं यार जान दे, गुस्सा यार, खुदा का नाम है। देन यही क्वेश्चन है पेज नंबर 206 पे भी, क्रिकेट केमिकल्स के नाम से। क्वेश्चन का डाटा सेम है, लेकिन पहले आपने पुराना जो मैंने पेज नंबर 195 का वो करना, और फिर पेज नंबर 206 पे एक क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन फिर जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको कहा गया। तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस, पता है किसी को? क्या फिक्स कॉस्ट का क्या सर, क्या फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट? पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। तो यहाँ फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में आप सिर्फ जब एलोकेशन करेंगे तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स लेंगे। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? लेबर और ओवरहेड्स, लेबर ओवरहेड्स। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ओवरहेड्स में फिक्स भी आ रहे होंगे, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे। तो लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स इज वेरिएबल कन्वर्जन इन मार्जिनल कॉस्टिंग, और फिक्स भी अगर मिला लें तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक तो रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ा सा जरा दोबारा मेरा ख्याल है मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जरा रिवाइज हो जाए। तो काइंडली कौन कौन से पेजेस से गुजरने के बाद क्या कहा है मैंने? 195 पे पहले रिवाइज करें और फिर पेज नंबर 206 पे आए। ये वाला जो करंट वीक है थोड़ा सा इसे भी जरा हम कंप्लीट कर लें, देन फिर उसके बाद जिस तरह मैंने FA2 में कहा कुछ ना कुछ टेस्ट भी स्टार्ट होने चाहिए, तंग क्वेश्चंस तो कम से कम टेस्ट में होने चाहिए। तो बहुत ज्यादा तंग आपको करने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने क्योंकि बहुत ज्यादा तंग करना है इसलिए कुछ ना कुछ तंग हमें होना है। तो मीन वाइल आए जरा एक और मिलती जुलती जरा डिस्कशन सब बीच में शामिल कर लें, असल में चीजें मिक्स होकर आने वाली हैं। है ना प्लीज? ये पेज नंबर जरा ढूंढना आप अपने इस वक्त
तो लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल बात पूरी होगी थी शायद सारी। पेज नंबर 56 निकालेंगे। पेज नंबर 56 जो स्टूडेंट से इकट्ठे प्लीज। हेडिंग सभी लिखी हुई डिसीजन मेकिंग। टॉपिक में हमने कुछ मैनेजमेंट के डिसीजंस के हवाले से पढ़ना है कि मैनेजमेंट अपने डिसीजंस की डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे लेती है। तो उसमें सबसे पहले एक डिसीजन लिखा हुआ है, ये प्लीज कोई मुश्किल डिस्कशंस नहीं, आफ्टर ऑल द बहस आपने सिर्फ सोचना है, करना है और साथ साथ आपके सामने चीजें आती रहेंगी। पहला एक डिसीजन आपके सामने जो लिखा हुआ है, दैट इज समटाइम मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि एक से ज्यादा के प्रोडक्ट्स बन रही हों और कोई एक प्रोडक्ट लॉस में चली जाए तो क्या उस प्रोडक्ट को बनाते रहें या उसको बनाना छोड़ दें। उसे कहते हैं प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन। एक ये भी हो सकता है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है और फिर ये भी डिसीजन हो सकता है कि इस बिजनेस को आप चलाते रहें या बंद कर दें। लेकिन इस वक्त हम पूरे बिजनेस एज होल की बात नहीं कर रहे। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, उसमें से कोई प्रोडक्ट अगर लॉस मेकिंग है तो क्या उसे बनाते रहें या उसे बनाना छोड़ दें। ये अगर डिसीजन आपने लेना है तो इसकी हेडिंग बनी हुई है प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन। क्या मतलब प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन? तो इसको समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एक सिनेरियो से बात शुरू करते हैं। दो सिनेरियोस बने हुए, आपने ध्यान ज्यादा रखना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। सिनेरियो ए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं जी। 3 प्रोडक्ट्स लिखी मेरी ABC और देन फिर उनका टोटल करके पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हुई भी। ये डिस्कशन भी मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से आनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? सेल्स। फिर क्या लिखा हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? अगर नहीं बताया हुआ तो कंट्रीब्यूशन कौन सी है और फिक्स कॉस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से जरा देखें, प्रोडक्ट ए और सी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में, प्रोडक्ट बी लॉस में है। लेकिन कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएं, कंट्रीब्यूशन तीनों की पॉजिटिव है। क्या तीनों प्रोडक्ट्स अपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रही हैं? लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है बिजनेस की वो 330 है टोटल टर्नओवर। उसको जब प्रोडक्ट वाइज एलोकेट किया है तो जो शेयर उसका बना है बी का, प्रोडक्ट बी का फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट, उसकी वजह से प्रोडक्ट बी की कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है कि अपनी फिक्स कॉस्ट का शेयर बर्दाश्त कर सके। तो देयरफॉर प्रोडक्ट बी जो है नेट लॉस में है। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है लेकिन प्रोडक्ट बी नेट लॉस में है। डिसीजन ये लेना है हमने कि क्या, अच्छा वैसे क्या ए बी बनाते रहे? ए सी बनाते हैं AC, तो उसका डिसीजन नहीं है क्या बी लॉस में है तो उसको बनाना छोड़ दें। सवाल ये है, इस सवाल का जवाब कैसे आना है उधर बोर्ड पे एक सेकंड देखें। लेट्स अज्यूम प्रोडक्ट बी हम बनाना छोड़ दें, तो देन अगर प्रोडक्ट बी नहीं बनाएंगे तो किस किस के रिजल्ट्स रह जाएंगे? ए और सी रह जाएंगे। अब अपना डाटा दोबारा देखें, बताएं सेल कितनी रह जाएगी, किसकी कितनी कितनी रह जाएगी? कैलकुलेटर पकड़ना जरा, कैलकुलेटर पकड़। 400 450 850 रह जाएगी। प्लीज बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं, एक आध बता दे यार। सॉरी यार दोबारा पूछना तो मैंने वैसे है। क्या ए और सी की सेल रहेगी? वेरिएबल कॉस्ट बी की खत्म हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? तो वेरी करेगी। अगर हम बी बनाना छोड़ेंगे, बी डिपार्टमेंट बंद कर देंगे तो उसके बनाने के खर्चे भी जो उससे रिलेटेड होंगे खत्म हो जाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट किस किस की रह जाएगी? टोटल करते रहेगा काइंडली। देयरफॉर बिजनेस की कंट्रीब्यूशन क्या रह जाएगी?
420 कैसे? 850 minus 430 which means 200 and 220. इसकी कंट्रीब्यूशन गायब हो जाएगी, बी की कंट्रीब्यूशन गायब हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट पे है, फिक्स कॉस्ट भी 100 खत्म हो जाएगी, वही 330 ढूंढना था एंड में, यही 330 जो पहले 3 प्रोडक्ट्स पे एलोकेट हो रहा था, ये फिक्स कॉस्ट कब खत्म होगी? जब बिजनेस एज अ होल बंद करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल रेंट फैक्ट्री का, आप 2 प्रोडक्ट्स बनाए 4 बनाए, अगर उसके अंदर बन सकती हैं तो रेंट वही रहना, एक बनाना छोड़ दें, कोई नहीं बना लें, ओवरऑल रेंट परमानेंट एम्प्लॉइज अनलेस स्पेसिफिक हो डिपार्टमेंट बी के, हो सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। हाँ, वो अब एलोकेट किस किस में होगी? ए और सी में हो जाएगी। तो क्या ये 330 एज इट इज रहेगा? टोटल सेम रहेगा यार, इसका फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा। आता है याद किसी को? देयरफॉर बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अगर प्रोडक्ट बी को बना रहे थे तो टोटल प्रॉफिट होने कितना? 180। और अगर बी को बनाना छोड़ें, प्रॉफिट रह गया 90। क्या प्रोडक्ट बी बनाना छोड़ दें? यार लॉस में। कंट्रीब्यूशन पे नजर दौड़ाएं जरा। असल में हो ये रहा है कि प्रोडक्ट बी जो है वो 90 कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है टू द ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। इसका 90 खत्म हुआ तो कहां से 90 खत्म हो गया? असल में अगर बी की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी ना 90, तो हमारे बिजनेस की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन थी 510, सही है? बी को अगर बनाना छोड़ा तो बी की कंट्रीब्यूशन निकल गई, देयरफॉर 420 कंट्रीब्यूशन रह गई। तो वो जो कंट्रीब्यूशन 510 पहले अवेलेबल थी टू कवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ 330, उसकी जगह 420 बस कंट्रीब्यूशन अवेलेबल रहेगी टू कवर द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 330। तो क्या बी को बनाना छोड़ दें? आपने नो क्यों कहा है? प्रॉफिट अच्छा वाला कम हो गया। मैं अभी अपना आंसर नहीं दे रहा, आप जरा नीचे सिनेरी बी में आ, नीचे एक टेबल और बना हुआ सिनेरी बी का, पहले वो भी साथ रखना, फिर इकट्ठी डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसी तरह मिलता जुलता डाटा, सेल्स एबीसी, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। अब सी पे है, सी लॉस में। नई चीज ये है कि कंट्रीब्यूशन ढूंढा था, सी की कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव का मतलब ये है कि सी से अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही। सी से प्रोडक्ट सी को बेच के उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी सफिशिएंटली कवर नहीं हो पा रही। प्रोडक्ट सी में वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन द सेल। हमें सस्ता शायद बेचना पड़ रहा है सी को, और सी अपने वेरिएबल खर्चे भी कवर नहीं कर पा रही। और डेफिनेटली जब फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई है तो उसने पहले इसकी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव थी, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव 70 मींस लॉस में कन्वर्ट हो गया। कहाँ नई चीज आई है जो ऊपर सिनेरियो में ए में नहीं थी? दोनों में कॉमन ये कि बी, उधर बी नेट लॉस में थी, इधर सी नेट लॉस में है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? बी वाज एटलीस्ट, कम ऊपर सिनेरियो में बी वाज एटलीस्ट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स द फिक्स कॉस्ट, लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक वर्किंग अगर हम कर लें, सपोज सी को बनाना छोड़ें, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रह जाएंगी? प्लस का तरीका 200 प्लस 250, किस किस की सेल रह गई? टोटल सेल हो गई 450। वेरिएबल कॉस्ट कैसे? 210। कंट्रीब्यूशन देयरफॉर 240। अब ध्यान रखिएगा जरा, अपना टेबल देखें जरा ऊपर, उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है? 220। क्या कंट्रीब्यूशन बढ़ी है? पहले कम क्यों हुई थी? वो सी की नेट हुई हुई थी। फिक्स कॉस्ट ढूंढे 165। क्या 165 टोटल एज इट इज रहेगा? फाइनली प्रॉफिट क्या सी बनाना छोड़ दें?
क्या सी बनाना छोड़ दें, ऊपर वापस जाएं? उधर बी लॉस में है, आप कहते हैं ना बनाना छोड़ें। नीचे सी लॉस में है, आप कहते हैं बनाना छोड़ दें। आखिर हो क्या रहा है? पहले बार मेन फिगर्स देख लें दोबारा, फर्स्ट टेबल अपना। प्रॉफिट तो था 180 था, लेकिन अगर बी बनाना छोड़ेंगे तो 90 रह गया है। The profit is reduced by 90, which is the contribution of B, positive 90. C को बनाना अगर छोड़ते हैं तो प्रॉफिट 20 से बढ़ रहा है, which is the net negative contribution of C. नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ सी कितनी थी? तो असल में पूरी बात यह है कि प्रोडक्ट को अबेंडन करने का जो डिसीजन है वो नेट प्रॉफिट की बेस पे नहीं होना चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन की बेस पे होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट कवर कर लेगी। यकीनन इसका मतलब ये नहीं है, सिनेरियो ये देखने पर कि हमें प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रॉफिटेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यकीनन पूरी एफर्ट करें, ये भी प्रॉफिट में आए, अच्छी बात है। लेकिन इवन अगर इस ये प्रॉफिट में ना भी आ सके लेकिन कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो उसको बनाते रहना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट सी के नीचे हम देखें, इसकी क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है तो इसने फिक्स कॉस्ट को क्या कवर करना है? ओवरऑल बिजनेस को लॉस में ये कंपनी लेके जा रही है, ये प्रोडक्ट सी लेके जा रही है। तो प्रोडक्ट सी को अगर बनाना छोड़ेंगे तो उसकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन खत्म होने से कंट्रीब्यूशन बढ़ गई है और देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ज्यादा अवेलेबल हो गई है टू कवर द फिक्स कॉस्ट, और 20 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन नेट प्रॉफिट्स की बेस पे नहीं होते, ये कंट्रीब्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव की होने की बेस पे होते हैं। तो प्रोडक्ट को कब तक बनाते रहना चाहिए? जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। हाँ, डेफिनेटली कोशिश करते रहें कि नेट प्रॉफिट में भी आ जाए, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट में ना भी आ सके तो इवन देन एक प्रोडक्ट को तब तक बनाते रहना चाहिए जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। हाँ, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव हो गई है और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं लग रहा कि आप सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो प्योरली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल टर्म, पैसों के हवाले से अब आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन अगर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट अबेंडन हो जाए। एक कंक्लूजन मेरे साथ पढ़ लें पेज के एंड पे, फिर उसके बाद आप दोबारा एक नजर देख लीजिएगा। वी शुड अबेंडन द प्रोडक्ट ओनली इफ इट शोज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, अदरवाइज कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इट। अब एक नजर पूरा पेज आप देख लें और आई होप के बात समझ आ गई है। छोटा सा एक डिसीजन क्या लेना था हमने, पहले वो हेडिंग देखना था, प्रोडक्ट बनाना छोड़ना था या पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है? एक नजर करनी देख लें, कोई मेरी बात में अगर कंफ्यूज आए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करें। वेलकम सर। फिर आप बताएं। फिर आपकी मर्जी, लेकिन ब्रेक इवन वर्ड गलत है। कंट्रीब्यूशन अगर जीरो हो जाए तो ब्रेक इवन तो एंड वाली फिगर को कहते हैं। अगर ब्रेक इवन है तो बनाते रहे, शायद उतनी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी जितनी सी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। कब तक एक प्रोडक्ट बनाते रहें? फर्ज करें अगर ₹1 कंट्रीब्यूशन है, 0.5 पॉजिटिव है, 0.00001 पॉजिटिव, बना लें, कुछ ना कुछ तो बचेगा। और अगर जीरो हो गई है तो फिर आपकी मर्जी, फिर बनाएं ना बनाएं, शायद ये हमारे रुपीस को अफेक्ट नहीं करेगी। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहां तक बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्या पढ़ा हमने? एक प्रोडक्ट को कब तक बनाते रहें? जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। नेक्स्ट पेज पर दूसरा डिसीजन। अब ये समझ आ रहा है कोई बर्ड डिसीजन? आपकी फैक्ट्री है, आप मैनेजमेंट है, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं ये कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे जी, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। लिमिटिंग फैक्टर ब्रैकेट में लिखा स्केर्स रिसोर्स। लिमिटिंग फैक्टर, अगर आपने प्रोडक्शन करनी है
तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर एम्प्लॉइज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मींस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कैश रिसोर्सेज चाहिए, मशीनें चाहिए। लेकिन अगर ये रिसोर्सेज सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है तो फिर ये रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। स्केर्स का क्या मतलब होता है? कमी, लिमिटेशन। हमें जितनी एक चीज की जरूरत है उतनी जरूरत के मुताबिक चीजें अवेलेबल नहीं, उससे ज्यादा अवेलेबल है या कम अवेलेबल? अवेलेबिलिटी इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। जरा बोलें सेंटेंस आराम से। अवेलेबिलिटी इज मोर देन या लेस देन? हमें 1,00,000 केजीज चाहिए नेक्स्ट ईयर में अपनी प्रोडक्शन के लिए, और फॉर एग्जांपल मार्केट में जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो जरा शॉर्ट है और सिर्फ 80,000 केजी अवेलेबल है। इज इट अ लिमिटिंग फैक्टर? रिक्वायरमेंट 1 लाख, अवेलेबिलिटी 80,000, अवेलेबिलिटी इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। अगर ये अदरवाइज हो जाए, हमें 1 लाख रिक्वायर्ड है, 1.5 लाख अवेलेबल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, फिर कोई रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स कब स्केयर बनेगा, स्केर्स बनेगा? ये लिखे का लाइन अपने हाथ से लिखे ऊपर पेज के साथ। A resource is a limiting factor if क्या is less than क्या? Availability is less than requirement. तो ये मटेरियल भी हो सकता है, स्किल्ड एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है, कैश रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। इंशाल्लाह और भी चीजें पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जहन में रख के रिसोर्सेज को अपने जहन में लाना है। आइए एक छोटी सी डिस्कशन स्टार्ट करें। समझ गया वैसे लिमिटिंग फैक्टर, उसी को स्केर्स रिसोर्स बोला। कमी, डेटा दिया हुआ 3 प्रोडक्ट्स का ABC, सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। गौर से देखें, पॉजिटिव है? क्या इन तीनों को बनाना चाहिए? कितना? जितना हो सके। नेक्स्ट लाइन देखें, अप टू द डिमांड बनाना चाहिए। एक अगर 10,000 यूनिट्स बेचे जा सकते हैं तो 10,000 पूरे बना के बेचने चाहिए, 20,000, 9,000, अप टू द डिमांड पूरा बना के बेचना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो उस प्रोडक्ट को कितना बनाएं? जितना बना के बेचा जा सकता। अब ये भी नहीं बनाई जाए, बेचना भी तो है। डिमांड जहन में रखें और अप टू द डिमांड बनाएं अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। बाकी डेफिनेटली कोशिश करें अगर प्रोडक्ट अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में नहीं है तो प्रॉफिट में भी ला सकें। लेकिन कब तक एक प्रोडक्ट को बनाते रहें? जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, और कितना बनाएं? जितनी डिमांड है, जितनी मार्केट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ें, इफ देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन रिसोर्सेज देन प्रोड्यूस ऑल प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में लिखें अप टू डिमांड। अब ये भी नहीं है कि बनाते रहे और स्टोर रूम भर लें, क्या बना के बेचना भी है? तो देयरफॉर कितना बनाएं? जितनी बेच सकते हैं। और कितनी बेच सकते हैं हम? जितनी मार्केट में डिमांड है। हाईएवर पे आ जाए, हाईएवर एक नई चीज यहाँ, मतलब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है शायद ये पिछले पेज में भी यही था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, बनाएं जितनी डिमांड है। नई चीज बीच में ऐड हो रही है, हाईएवर सपोज देयर आर ओनली 1 लाख मशीन आवर्स अवेलेबल। अंडरलाइन करना। जिन मशीन्स पे ये प्रोडक्शन होनी है उन मशीन्स की हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटी है, जो मशीनें हमारी फैक्ट्री में लगी हुई हैं, उनमें उन बस इतनी ही कैपेसिटी है कि 1 लाख घंटे चल सकती हैं। ठीक है, ये यूनिट्स नहीं है काइंडली, ये मशीनें कितने घंटे चल सकती हैं। एंड मशीन आवर्स पर यूनिट आर रिक्वायर्ड एज फॉलोस। और हमारी एक
ये प्रोडक्शन है, उस पे मशीन आवर्स पर यूनिट कितने रिक्वायर्ड हैं? ए रिक्वायर्स 4 आवर्स पर यूनिट। गेम फिर वही आ गई है, ये फिर हमने फंसना है। सबको पता है क्या बात हो रही है? कितने घंटे चाहिए ए को किस क्या करने के लिए? बी बोले 2.5 आवर्स पर यूनिट। सी को कैलकुलेटर एक मिनट पकड़े, क्या ए बी और सी तीनों बनाएं? बनाए सर। क्यों? कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। कितना कितना बनाएं? कैलकुलेटर पे लिखें 10,000। क्या है 10,000? 10,000 क्या है? ये यूनिट्स है सर, ए के यूनिट्स हैं जो डिमांड है। अब अगर ये 10,000 यूनिट्स बनाने हैं जो बनाने चाहिए तो नीचे आवर्स पे है, जरा मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 40,000 घंटे तो ए ने ले लेने हैं। किसने कितने घंटे ले लेने? ए ने 40,000 घंटे मशीन के ले जाने अगर आप खुद डिमांड बनाएंगे। बी की वर्किंग करें, 20,000 इंटू 2.5, 50,000 का मीनिंग बोले। मशीन के 50,000 घंटे बी ने ले जाने। सी 9,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 27,000 आवर्स किसको रिक्वायर्ड है? तीनों को प्लस करें, डबल 1,7,000। क्या ये रिक्वायर्ड आवर्स हैं? रिक्वायर्ड आवर्स का मतलब जिनकी जरूरत है, इतने घंटों की जरूरत है अगर हमने तीनों प्रोडक्ट्स को अप टू द डिमांड बनाना है। वापस ऊपर चले जाएं, नहीं इतनी रिक्वायरमेंट है भाई, 1,17,000 घंटों की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने सारे यूनिट्स को अप टू द डिमांड बनाना है तो हमें 1,17,000 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। ऊपर जाएं, क्या असूलन तीनों प्रोडक्ट्स बननी चाहिए? वो क्यों यार? कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तीनों पूरी पूरी बननी चाहिए जितनी बना सकते हैं, लेकिन क्या अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स इज लेस देन द रिक्वायरमेंट? कितने आवर्स? काश अगर ये कंस्ट्रेंट ना होती तो हम सारे बना के बेच सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? क्या ये मशीन आवर्स एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया है? व्हाई इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर? इंग्लिश में जरा बोलना है। नहीं डिमांड नहीं यार, availability of machine hours is less than the required machine hours. Machine hours is a limiting factor. Therefore अब मजबूरन हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्शन पे फोकस करें। असूलन क्या होना चाहिए था? तीनों बनाए जाते, लेकिन तीनों को बनाने के लिए अब हमारे पास मशीन आवर्स सफिशिएंट नहीं है। देयरफॉर ऊपर वापस चले नहीं डाटा में। अब आपसे जरा रिक्वेस्ट है, आप अपना नॉलेज अप्लाई करें, आप अपना जहन अप्लाई करें। आपकी फैक्ट्री है, बताएं आप किसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे? जिसकी सेल प्राइस ज्यादा है, जिससे बचत ज्यादा है। सबसे पहले आप किसको बनाना चाहेंगे? एक को। 475। क्या देख रहे हैं अब आप? कौन सी देख रहे हैं? जिसकी ज्यादा है, जिसकी हाईएस्ट है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अब किसकी है? पहले किसको बनाना चाहिए, फिर किसको, और फिर अगर टाइम बचे तो बी को देना चाहिए। असूलन तो बी का भी पूरा टाइम बनता है, लेकिन अगर ए सी और बी को ए सी को बनाने के बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर बी को इसलिए देना चाहिए क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। असूलन ये कोई ऐसी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए थी, 1 2 3 कोई रैंकिंग नहीं होनी चाहिए थी। असूलन तीनों प्रोडक्ट्स को अप टू द डिमांड बनाना चाहिए था, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो देन फिर अभी आपने क्या किया है? कंट्रीब्यूशंस को देखा है, और कंट्रीब्यूशंस को देख के फिर आपने डिसीजन लिया है कि क्योंकि ए की हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले उसका बना लें, फिर बी की सेकंड हाईएस्ट है, सॉरी सी की सेकंड हाईएस्ट है, फिर सी को बनाएं और फिर बी को बनाएं। तो व्हाट इज द रैंकिंग? ए सी एंड बी। तरतीब क्यों छोड़ दी हमने? कंट्रीब्यूशंस की बेस पे ये डिसीजन हुआ। यहाँ से आपने रजिस्टर खोल लेना जरा, और जब मैं अगली बातें थोड़ी सी हम लिख के करेंगे।
बल्कि यहाँ से शुरू करें, थोड़ी सी जो वर्किंग मैंने बोर्ड पे लिखी, हाँ ये लिखा, नहीं 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 बुक पे नहीं, रजिस्टर बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने हासिल करा यहाँ पे। ये जो मैंने वर्किंग की है आर्स की, इसके बल के ऊपर एक हेडिंग लिखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये चीजें सभी यकीनन बहुत सी हैं, बहुत मुश्किल हैं, लेकिन द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि काश आप साथ साथ कोशिश करते चले जाएं। क्या आप वंस अगेन अपनी पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ यस्टरडे पे सेटिस्फाइड हैं? ये वर्किंग क्योंकि आपने देख के लिखनी है, इसलिए जरा मेरे इस सवाल का जवाब भी जरा सोचें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जो कर सकते थे वो हमने कर लिया, इससे ज्यादा हमारे बस में नहीं था। नहीं वो तो ठीक है, देखें इंप्रूवमेंट की ख्वाहिश तो आप नौजवानों में खत्म होती ही नहीं है, तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या आप रीजनेबली सेटिस्फाइड हैं? एटलीस्ट आपने अपना कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल कर लिया। नहीं एफिशिएंसी की बात तो बड़ी देर बाद आएगी। कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल करने का एक स्टेप वन तो ये था ना कि प्लानिंग की थी, और जिसने प्लानिंग नहीं ना की वो जीत गया हुआ है, उसका फेवरेबल आ चुका है। उसने अगर गलती से भी उसके जहन से गुजरा कि मैंने पढ़ना है, उसका फेवरेबल हो चुका। 10 घंटे तो प्लान किए होंगे आपने, 24 में से 10 तो बनते हैं, 12 घंटे सो लिए, 2-3 घंटे खा पी लिया, आधा घंटा इधर उधर भी हो गया। वो तो सोते हुए देखते हैं आप। मोबाइल तो सोते हुए होता है। मोबाइल वाला टाइम वैसे सोने के टाइम में कंसीडर किया गया, क्योंकि जिस तरह सोते हुए इंसान को नहीं पता चलता वो कहाँ पहुंच गए, इस तरह उसमें भी नहीं पता चलता कहाँ कहाँ पहुंच गए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की प्लीज साथ इन्वॉल्वमेंट है सर इस बहस में। इस बहस नहीं कर रहे जो अभी आपके सामने हुई, ये जो मशीन आर्स की बात हुई। ये नोटेड है प्लीज। नेक्स्ट हेडिंग देखें, यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स। ये कड़ी तरह दरवाजा बंद कर दें लास्ट टाइम में। यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स। रेडी है जी? पहले समझ लीजिएगा इसको क्या कह रहा हूं। अब देखिए अवेलेबल आवर्स कितने हैं। अवेलेबल आवर्स 1 लाख। रिक्वायर्ड कितने? 1,17,000 रिक्वायर्ड थे, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर अब ये जो 1 लाख आवर्स हैं इन्हें यूटिलाइज कैसे करें? ऊपर अपने डेटा पे आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है। इट मीन मतलब मेरी इस बात का ये है कि सबसे पहले इन आवर्स की यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट ए पे होनी चाहिए, विच मीन्स 10,000 इंटू 4 40,000 घंटे ए को पे यूटिलाइज होना चाहिए। सबसे पहले मैंने ए को क्यों लिया है? देन लाख घंटे अवेलेबल हैं,
40,000 घंटे तो यूटिलाइज होने चाहिए ए पे, फिर किसको टाइम दें? सी की कितनी डिमांड है? सी के एक यूनिट ने कितना टाइम लेना है? 3 घंटे। तो 27,000 घंटे पे यूटिलाइज होने चाहिए प्रोडक्ट सी पे। डन है? कैलकुलेटर पकड़ लें। 40,000 और 27,000 यूटिलाइज होके टोटल 67,000 आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे ए और सी को। क्या कुछ रिमेनिंग बचेंगे? कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? 1 लाख माइनस 67,000, 33,000 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अवेलेबल हैं। किसको किस पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं? अब बी के यूनिट्स हैं कितने? 20,000। एक मिनट दोबारा लिखें, एक सेकंड, 20,000 लिखे थे। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, चाहिए तो 50,000, लेकिन 50,000 अवेलेबल नहीं है। कितने अवेलेबल है इसके लिए? 33,000 अवेलेबल है। कंसंट्रेट करें बोर्ड पे, एक सेकंड देखें। आपको ये पता है एक यूनिट को बनाने में टाइम कितना चाहिए? एक बड़ा रिवर्स वर्किंग हो गई है, पूरे 20,000 हम नहीं बना सकेंगे। कैलकुलेटर पकड़ें, 33,000 लिखें और रिवर्स आके यूनिट्स बताएं मुझे जरा। ये मैं अभी आपके पास सामने थोड़ी देर पहले 10,000 इंटू 4 करके 40 फाइंड आउट कर रहा था। और अगर आपसे कहूं 40,000 से 10,000 वापस कैलकुलेट करवाएं तो कैसे करवाएंगे? तब 33,000 आवर्स हैं, हर यूनिट को 2.5 घंटे चाहिए। इन 33,000 आवर्स में कितने यूनिट्स बन सकेंगे अगर हर यूनिट ने 2.5 घंटे लेने हैं? कैसे वर्किंग करवाई आपने? तो गेम सारी बस वही आ जानी है। आंसर आपके पास आ गया 13,200 यूनिट्स बस हम मैक्सिमम बना सकेंगे बेस्ड ऑन दिस लिमिटेशन ऑफ आवर्स। इट मींस 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बन जाएंगे, 9,000 भी बन जाएंगे, लेकिन बी के 20,000 हम बना के बेच तो सकते थे, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर हो जाने की वजह से हम बस 13,200 यूनिट्स ऑफ बी बना सकेंगे। लिखना जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। ये येलो कार्ड जैसी मर्जी हो सर। क्या इस डिस्कशन में मशीन आवर्स अगर लिमिटेड हो गए हैं, क्या इस डिस्कशन में फिक्स कॉस्ट भी एक रेलिवेंट कॉस्ट है? क्या ए के हम कुछ कम यूनिट्स बना सकें, बी के कुछ ज्यादा बना लें, सी के कुछ कम हो जाएं, तो क्या जो फिक्स कॉस्ट का टोटल है उसने सेम ही रहना है? क्या उसका टोटल सेम ही रहना है? उसका टोटल सेम रहना है। तो एलोकेशन कैसे होनी है? वो डेफिनेटली प्रोडक्शन की बेस पे होनी चाहिए, वो फिर एक अलग बहस है, लेकिन क्या ओवरऑल सेम रहेगा? हमारी इस प्रोडक्ट अबेंडनिंग या लिमिटिंग फैक्टर की डिस्कशन में कौन सी कॉस्ट इररिलेवेंट है? सोच लें जरा। टोटल फिक्स कॉस्ट का सम सेम रहना है, तो इसलिए हमारी जो बहस है वो सारी कंट्रीब्यूशन के एंगल से। ये करने के बड़ा बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके नए नए नहीं। अगर एक तरीके से हो गया तो मेरा ख्याल है उसी तरीके को आगे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, कंट्रीब्यूशन based on this utilization of hours। हमने अब आवर्स की यूटिलाइजेशन को सामने रख के यूनिट्स आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब मैं वर्किंग करने लगा हूं कि अगर इन आवर्स को इस तरह से यूटिलाइज किया जाए जिसमें अभी हमने डिस्कस किया है
तो जो यूनिट्स बनेंगे उन यूनिट्स को बना के हमारी कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी जनरेट हो जाएगी। मेरी कुछ हेडिंग समझ आई? एक मिनट में इधर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अपना जरा डेटा जरा ढूंढते रहिएगा। 3 प्रोडक्ट्स हैं, अब यकीनन सेल अलग लिखी जा सकती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग। मैं एक सिंपल सी वर्किंग करूं, सीधी कंट्रीब्यूशन। एक आप बता सकते हैं कितने यूनिट्स आप बना सकते हैं? 10,000। हर यूनिट कितने रुपए कंट्रीब्यूट कर देगा? ढूंढे 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 ढूंढे, तो ये एक ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठहरे ठहरे, आपको पता है बी हम कितने बना सकते हैं? बी हम बना ही नहीं सकते हैं, हमने तो पहले सी बनाने हैं। अब वो जो एक वर्किंग होगी उसके बाद क्या मैं ए बी सी को तरतीब में अरेंज कर सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली, बी के सामने 20,000 नहीं लिख सकता, 13,200। ये तो गलत तो नहीं हो जाएगा? ये तो एक के बारे मैंने बी लिख दी है। 13,200 बना के बिकेंगे और एक यूनिट जो है 374 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। सी के कितने अलहमदुलिल्लाह बना लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय। अब मेरी जरा एक सेकंड दोबारा हेडिंग पढ़े जरा, मेरी हेडिंग ठीक है? मतलब ये जो आवर्स की यूटिलाइजेशन हुई थी और जो प्रोडक्शन हुई थी उसकी बेस पे हम कितनी कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं, ये वर्किंग हुई है। ये फिगर्स ठीक है जी? 475 है यार, सॉरी है या अल्लाह। ये फिगर्स इकट्ठी कर लें, मुझे बस आपने टोटल बताना। जी बिल्कुल सही है, सॉरी वो 475 है। कर लें कंप्लीट कर लें आप लोग। जी फाइनल आंसर 13,853,800। हमने 20,000 पूरे यूनिट क्यों नहीं बनाए यार? हम बना नहीं सके। हम बनाना जरूर क्यों चाहते होंगे? नहीं, इसकी डिमांड भी है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव भी है, हम बनाना चाहते होंगे, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर ने हमें बनाने नहीं दिया। हमारी अब ये वर्किंग ये कहती है कि अगर हम रैंक करें अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, ये रैंक बर्ड एक बोल रहा हूँ, ए सी बी को हमने रैंक किया है, अगर कंट्रीब्यूशन के बेस पे रैंक करें तो वी कैन अर्न 13,853,800 रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो वर्किंग हमने की है, इस वर्किंग को करते हुए ये जो बेटा वर्किंग हमने की है, इस वर्किंग को करते हुए हमने कंट्रीब्यूशंस को तो गौर से देखा है, मसलन 475, 374 एंड 463, और हमें जहाँ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन नजर आई है यकीनन उसको हमने रैंक 1 कहा है, फिर सेकंड हाईएस्ट रैंक 2 कहा सी, और फिर थर्ड हाईएस्ट हमें 374 नजर आया बी में, उसे हमने रैंक 3 कहा। लेकिन शायद इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हमें
लिमिटिंग फैक्टर के आर्स भी गौर से देखने चाहिए, कंसंट्रेट करना फुल। यकीनन वी कैन अर्न अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 475 रुपीज पर यूनिट by selling a unit of product A and 374 and 463 respectively। लेकिन अब आए ना 7 घंटे भी जरा इसके कंसिडर कर रहा, ए का एक यूनिट कितने घंटे मांगता है? 4 घंटे लगेंगे तो एक यूनिट बनेगा। इन अदर वर्ड्स जो 475 रुपीज है वो हम 4 घंटे मशीन के लगा के कमा सकेंगे। किसके 4 लगेंगे, किसका एक बनेगा और कितना कमा सकेंगे? मशीन के 4 घंटे लगेंगे तो एक यूनिट बनेगा और वो 475 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ मशीन के 4 घंटे लगा के 475 रुपए कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। बी के लिए शुरू करें, बी को 2.5 घंटे अगर लगाए जाए तो एक यूनिट बन जाएगा और 374 रुपीज कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगी। और सी को अगर 3 घंटे दिए जाएं तो एक यूनिट बन जाएगा और 463 रुपीज कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। इन अदर वर्ड्स 4 घंटे लगा के 475, 2.5 घंटे लगा के 374 एंड 3 घंटे लगा के 463। तो शायद सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं देखनी चाहिए, उसका साथ लिंक एस्टेब्लिश करना चाहिए लिमिटिंग फैक्टर के साथ। कैलकुलेटर पे छोटी सी पहले वर्किंग करें फिर अभी लिख के करते हैं। 475 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए। क्या आप बता सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर कितनी है? 475 डिवाइड बाय 4। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय 4 आवर्स। आपका जो आंसर है इट इज कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। मशीन का 1 घंटा अगर ए को देंगे तो उस 1 घंटे में कंट्रीब्यूशन 118.75 रुपीज जनरेट होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट ए को 1 घंटे देने का मतलब हम 118.75 रुपीज कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। यही वर्किंग जरा करें बी के एंगल से। 374 डिवाइड बाय 2.5। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? यकीनन उसकी कंट्रीब्यूशन कम है 374, लेकिन उसे टाइम भी सिर्फ 2.5 आवर्स चाहिए एज अगेंस्ट 4 आवर्स। तो 149 रुपीज पॉइंट समथिंग रुपीज आप कमा सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय गिविंग 1 आवर टू द प्रोडक्ट बी इज 1 यूनिट। एंड सेम इधर वर्किंग करें 463 डिवाइड बाय 3। तो क्या हमारी कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ प्रोडक्ट ए बी और सी डिफरेंट हो गई हैं? तो असल में ये जो हमने कंपैरिजन किया है इसमें मशीन आवर्स की बेस सेम नहीं है। 4 घंटे में 475, 2.5 घंटे में 374 और 3 घंटों में 463 रुपीज कमा रहे हैं। अगर इसे पर आवर पे ले आए तो शायद ज्यादा बेहतर डिसीजन हो सकता है कि किसको घंटा देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। असल में प्रॉब्लम किसका है, यूनिट्स का है या आवर्स का है? यूनिट्स तो बेच सकते हैं हम, सबकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, सबको बेचना चाहिए, लेकिन मशीन आवर्स एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो हमें अब मशीन आवर्स को भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ कंट्रीब्यूशन के हाईएस्ट को नहीं देखना चाहिए। मैंने जो आपके सामने वर्किंग की, मैंने बात की है, इसको लिख कर करें जरा। इफ रैंकिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ contribution per hour जी ऐसे सर, इसका जो मतलब है वो मैं बता रहा हूँ, इसका भी मतलब वो नहीं है, इसका जो मतलब होने लगा वो मैं डिस्कस करने लगा। इफ रैंकिंग इज ऑन द बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर रादर देन, ये सेंटेंस यहाँ तक लिखे और कंप्लीट करवाएंगे जरा, कितनी की इन्वॉल्वमेंट है जरा साथ। छागे सर, छागे, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे जो रैंकिंग की है उसकी जगह कंट्रीब्यूशन पर, बल्कि आर के साथ, सॉरी थोड़ा सा लिखने मशीन आर,
If ranking is on the basis of contribution per machine hour rather than contribution per unit, then के बाद अभी क्या कदम करते हैं? मैंने अभी आपको एक सामने पहले वर्किंग एज इट इज इसलिए करवा दी है ताकि ये जो हम वर्किंग अभी कर रहे हैं इसमें फिर आपको डिफरेंस भी समझ आ जाए और आपको इंशाल्लाह ये भी नजर आएगा कि कंट्रीब्यूशन अगर पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे आप रैंकिंग करेंगे तो उसमें फिर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। तो वर्किंग जो पहले हो गई है उसका क्या यूज था, पहले ये वाली बात पूरी कर लें, साथ में फाइनलाइजेशन करते हैं। ये क्लियर है? अब मैं क्या करने लगा हूँ, बता दें मैं क्या करने लगा हूँ। इसका तरीका पहले गौर से सुनिएगा जरा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता 475 374 and 463 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देन मुझे मशीन आवर्स पर यूनिट बताएं 4 2.5 3। देन इन दोनों फिगर्स को देख के अब हम क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। कर लिए तो दोबारा सॉल्व कर ले फिगर जरा। 118.75 149.6 154.33 are these contributions? Are these contributions? But now these are contribution per 1 hour, rather than per 1 unit. Per 1 unit को अब हमने per 1 hour इसलिए कर दिया है क्योंकि अब ये फिगर्स कंपेरेबल है। मशीन का 1 घंटा ए को दें, बी को दें या सी को दें तो उस 1 घंटे की कंट्रीब्यूशन सामने। बताएं रैंकिंग कैसे होनी चाहिए, किसको 1 घंटा मशीन का देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? 1 2 एंड 3। रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा मैंने? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर रैंकिंग 1 होगी, सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर आवर सेकंड रैंकिंग हो गई एंड थर्ड हाईएस्ट फाइनली रैंक 3 हो गया। इसका मतलब है जिस तरतीब में प्रोडक्ट्स हुआ करेंगी रैंकिंग उससे ऑपोजिट हुआ करेगी। मैंने 1 सबसे एंड में जाके क्यों लिखा है? 154 149 118 यहां तक वर्किंग कंप्लीट कर। ये खतरनाक किस्म की कंक्लूजन ड्रॉ हो जाती है जहन में, यही सबसे बड़ा खौफ है। मैच कर गई फिगर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग सब क्लियर हो गए? ये सीए की स्टडीज का सर चैलेंज ये है सर, किसी भी और स्टडीज को आप जहन मिलाएं तो हल्का सा मौसम खराब का मतलब है 2 दिन छुट्टी सर, 1 दिन जाना है। लेकिन यहाँ हर रोज एक नया चैलेंज है, लेक्चर पेंडिंग पहले इतने ज्यादा हैं। जी बेटा विंटर हॉलीडेज है, ये विंटर कैंप लगा हुआ। विंटर कैंप प्रॉब्लम ये है गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और सर्दी में सर्दी हो जाती है, करें क्या? आराम सुकून से पढ़े, अच्छा वाला पढ़े थे, ऐसे मैंने आपका ध्यान गलत तरफ किए। जी सर जी बेस्ड ऑन दिस रैंकिंग टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर इस रैंकिंग की बेस पे प्रोडक्ट्स बनाई जाएं, मतलब
बल्कि सॉरी एक सेकंड, ये हेडिंग अभी रहने दो, जस्ट मिनट। पहले इस रैंकिंग का मीनिंग फाइनल कर लेते। क्या मतलब इस रैंकिंग का? सबसे पहले किसको बनाए, फिर किसको बनाए, फिर किसको बनाए। दोबारा हेडिंग लिखें, यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स। थोड़ी देर पहले भी आपने एक हेडिंग लिखी थी, यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स। नहीं, उसमें बोला, देखें जरा देखें, वो यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स वाली वर्किंग आपके रैंकिंग की थी किस बेस पे? अब अगर ये रैंकिंग है तो वही लाख घंटे, पहले किसको फिर किसको फिर किसको, तो ये वर्किंग होने लगी। ये बार बार वर्किंग हुआ करनी है अगले 3-4 दिन, तो एक दफा दोबारा करवा दें जरा, रुक गए। अवेलेबल मशीन आवर्स, अवेलेबल मशीन आवर्स 1 लाख। ये बात ठीक कह रहे हैं, यकीनन अब यूनिवर्सिटीज में छुट्टियां हो गई हैं तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो घर में पढ़ रहे हैं। असल में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना, वो ऑनलाइन जरा अच्छा पढ़ लेते हैं, उन्हें छुट्टियों का होमवर्क मिला होगा। ठहरे वापस सारे इधर ही आ रहे। दोबारा डाटा पेज नंबर 57 के स्टार्ट पे आप है। सबसे पहले बेस्ड ऑन दिस 1 to 3 किसको टाइम देना है, कितने यूनिट्स बनाने हैं, पूरे बनाए, कैलकुलेटर हाथ में रखे फिलहाल, इंटू 3, 27,000 घंटे सी को दे दें। क्या बाकियों के लिए बचते भी हैं? अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि 2 प्रोडक्ट्स बन जाए और तीसरे में मसला हो, साथ साथ ध्यान में रखना है। अभी भी 73,000 आवर्स अवेलेबल हैं, बड़े हो गए हैं, आपको पता है कैसे मैंने कहा। देन बी के कितने यूनिट्स हैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 घंटे से दिए जा सकते हैं। अभी भी कितने यूटिलाइज हुए हैं, 77 यूटिलाइज करने के बाद 23,000 बचते हैं। किसके लिए बचते हैं? पहले तो 33,000 बच रहे थे यार, वो रैंकिंग हुई थी पर यूनिट की बेस पे। अब पर आर की बेस पे अगर है तो पहले सी को टाइम देना है, बी को टाइम देना है, फिर एक ही टाइम बचा तो है, लेकिन एक एक यूनिट टाइम लेता कितना है, रिवर्स वर्किंग करके मुझे बताएं। 5750 तक आप कैसे पहुंचे हैं? 23 डिवाइड बाय 4, 5750 यूनिट्स बस बन सकेंगे एक रादर देन कितने, 10,000। लेकिन ही वर्किंग कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। सर में चीजें ही बहुत सारी हैं, किताब, रजिस्टर, एक जो एक्स्ट्रा रखा हो ना वो जेब में रखा करें, कहीं बज ना जाए। वैसे तो साल 2 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास में कभी बजा नहीं, लेकिन कभी बज ही ना जाए। आता है सर, वो आता है, हर 6 महीने बाद आता है सर, हर 6 महीने बाद एक आता है। नहीं, आई क्या वैसे मैसेज करता रहता मैं, स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहता है। माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए सर, ये जिंदगी में साथ साथ है सर। नहीं, वो आपको बताता है बड़े होते जा रहे हैं। पूरे 12 बजे जी, सिकंदर साहब कहते हैं पूरे 12 बजे आते हैं। उसे पता है इसी टाइम बच्चे जाग रहे होते हैं, उसने सुबह करके क्या करना। जी नोटेड है सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखे टोटल कंट्रीब्यूशन। अब मेरी ये जो हेडिंग है टोटल कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह बताइए, अब मैं क्या करने लगा, कंसंट्रेट नहीं, अब क्या करने लगा, हो तो गई है वर्किंग। अब इन रिवाइज यूनिट्स की बेस पे हम कितनी कंट्रीब्यूशन कमा सकेंगे
अगर रैंकिंग पर आर की बेस पे हो, ये वर्किंग हो रही है, वर्किंग मुझे करवा दें, कैसे करनी है बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। ए के कितने यूनिट्स, ए के यूनिट से पहले बनना ही नहीं है, मैंने पहले फिर लिख लिए हैं। क्या ए के पहले यूनिट्स लिखे जा सकते हैं? यकीनन उस सीक्वेंस में भी लिखा जा सकता है, लेकिन तरतीब सीधी करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यूनिट्स कितने लिखूंगा, बोल दो जरा। 5750 मल्टीप्लाइड बाय 475, बोल दे पूरा, पहले बोल दे, आगे 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 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 374, कंप्लीट करवा दें, कंप्लीट करवा दें। 9,000 इंटू 463, ये मैं सीधा क्यों कर लेता हूं बाद में, अल्फाबेट्स के एंगल से कर लेता हूँ, ABC, कभी रिवर्स कर लेता हूँ, कभी सीधा कर लेता हूँ। रैंकिंग वही है और यूनिट्स भी मैंने वही उठाए हैं। डेफिनेटली वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शायद ऐसे भी लिखा जा सकता है। कंप्लीट करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ। ये कॉस्ट में कोई खास सच कॉन्सेप्ट्स वाली बहस नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन शुरू होता है तो सारे कॉन्सेप्ट्स इधर उधर रह के सवाल ही सामने आ जाता है। लेकिन बहरहाल इनिशियली कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। ये फाइनल आंसर 14378 इस कंट्रीब्यूशन को उस पुरानी कंट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर करें और उसमें और इस कंट्रीब्यूशन में फर्क की रीजन बताएं। हम जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पर रैंकिंग करके वर्किंग कर रहे थे तो वहां कंट्रीब्यूशन कम आ रही है, और यहां जब हमने वर्किंग की है कंट्रीब्यूशन पर आर की बेस पर रैंकिंग करके तो हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रही है। असल में जब हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बेस बनाया तो हमने रुपीस को तो बेस बना लिया, लेकिन हमने उस लिमिटिंग फैक्टर को कंसिडर नहीं किया। होना क्या चाहिए था, दोनों को कंसिडर किया जाए और देन जो रैंकिंग है वो लिमिटिंग फैक्टर को जहन में रख के की जाए। तो मेरी इस डिस्कशन का मकसद ये था कि आपके सामने दोनों फिगर्स आ जाए। क्या मशीन आर्स की बेस पे जब रैंकिंग है तो वहां कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? सर ज्यादा है सर। तो यहाँ तक जो भी आज बातें हुई उनकी कंक्लूजन ये है, फर्स्ट पेज पे जाए जरा एक मिनट। एक प्रोडक्ट को तब तक बनाते जाएं जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर रैंकिंग करें, लेकिन रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे ना करें, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे करें, जो इस केस में मशीन आ रहा है। तो इसकी फाइनल कंक्लूजन पढ़ें पेज नंबर 58 के स्टार्ट पे आकर। It means if there is a limiting factor, then we should make decision on the basis of contribution per limiting factor rather than only contribution per unit. अब यहाँ लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। असल में हमारे क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर्स बदलते जाएंगे, कभी मशीन आवर हो जाएगा, कभी कैश भी हो सकता है, कभी लेबर आवर्स हो जाएंगे, कभी केजीज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के एंगल से जरा लिमिटिंग फैक्टर के नीचे लिखना है, मशीन आवर्स की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग फैक्टर हमेशा मशीन आ रही है। क्या लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा भी हो सकता है? या सब ये अचानक आपको कैसे ख्याल है कि बात आज खत्म हो गई है? क्या वो भी हो सकता है? और क्या वो भी बेटा जो आपके भी जहन में नहीं आ रहा वो भी हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक लिमिटिंग फैक्टर है तो ये फिलहाल होगा, और अगर वो होगा तो वो भी होगा, और अगर वो हो गया तो यकीनन वही होना चाहिए। ठीक है यासिर सर, तो आई होप कि ये खौफ खत्म हो सकता है, क्योंकि ये खौफ काफी देर से आपको है। जी भाई साहब, आप क्लियर होंगे? व्हाट वाज द डिफरेंस इन द वर्किंग्स? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पर रैंकिंग एंड कंट्रीब्यूशन। क्या इसका मतलब हम हर सवाल में पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पर रैंकिंग किया करेंगे? हम आज से ऑनवर्ड्स अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हुए रैंकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को बेस बना के वर्किंग किया करेंगे।
देन जरा एक स्टोरी सी और लिखी हुई है, उसको पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सारे इकट्ठे नहीं प्लीज? ये पेज नंबर 58 पे है। Any confusion anywhere? ये बैच में फाइनल नहीं करनी है जी सर। ये मैंने डेफिनेशन लिखवा तो दी है, लेकिन जरा दोबारा पढ़ना। इट इज अ रिसोर्स लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेटली ये रट्टा की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बात आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। इट इज अ रिसोर्स कौन कौन सा हो सकता है? मटेरियल, लेबर, मशीन टाइम, कैश, which is in short supply, so that the total opportunities that exist for making profitable use of resources exceed resources available. प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और रिसोर्स कम अवेलेबल है। पिछला पेज देखें, प्रोडक्ट बी 20,000 यूनिट बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अपना रजिस्टर देखें, सॉरी ए, सॉरी बी नहीं फाइंडिंग, ए सॉरी, ए 10,000 यूनिट्स बेच सकते हैं और बस कितने बेच सकते हैं? बना के 10 बेच सकते थे बस, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर की वजह से कितने बेच सकेंगे? एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़े जरा, 10,000 में से डिफरेंस लें दोनों का। 10,000 माइनस 5750, 4250 यूनिट और बेचे जा सकते थे, और मल्टीप्लाई बाय 475 करें जरा, क्या इतनी कंट्रीब्यूशन कमाई जा सकती थी? लेकिन ये क्यों नहीं कमा सके? तो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, लेकिन रिसोर्स लिमिटिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से हम ये नहीं कमा सकेंगे। वापस आ जाएं, इफ देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन एनी रिसोर्स, रुकावट, कंस्ट्रेंट का मीनिंग पता? लिमिटेशन, रुकावट, then business should focus on the product that the highest amount of contribution per limiting factor. अब कुछ स्टेप्स है नीचे 5-6 लिखे हुए, अगर इन स्टेप्स को जरा ज़हन में रख लिया जाए तो जरा क्वेश्चन सॉल्व करते जरा आसानी होती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, ये काम आपने अपने रजिस्टर पे किया हुआ, उन्होंने पहली वर्किंग। कैसे पता चलता है कि लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं? अवेलेबिलिटी को रिक्वायरमेंट के साथ चेक करना, और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो लिमिटिंग फैक्टर है। रिक्वायरमेंट ज्यादा है या अवेलेबिलिटी ज्यादा? अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट कंपेयर कर लें, और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा। नंबर 2, असल में अगर फर्ज करें ये लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं, वापस देखें हम दोबारा, फर्ज करें हमारे जो रिक्वायरमेंट आवर्स है वो 90,000 आ जाता है, तो फिर हम रैंकिंग करते हैं? फिर किसी रैंकिंग की जरूरत नहीं है, तीनों प्रोडक्ट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बना, तो रैंकिंग क्यों करनी पड़ी है? कंस्ट्रेंट आई है, लिमिटिंग फैक्टर आया। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाए ए में, तो बी में आ जाए नीचे, पेज नंबर 58 वापस। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, गिवन हो तो ठीक है, ना हो तो बताएं कैसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे आप? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर नंबर 3, कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, अपनी वर्किंग साथ साथ रख लेना। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रैंकिंग की है लिमिटिंग फैक्टर्स की बेस पे, यूटिलाइजेशन वाली जो वर्किंग, नहीं यूटिलाइजेशन से पहले वाली रैंकिंग वाली, 1 to 3 रिवर्स ऑर्डर में 3 to 1। सबसे पहले उसमें 475, 374, 463 वगैरह लिखा हमने, दिस वाज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर अगली लाइन में क्या लिखा था? लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट मींस मशीन आवर पर यूनिट लिखे थे। फिर क्या कैलकुलेट हुआ था वहां? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। नंबर अब डी तक आ जाए, डी तक आ गए। ई में क्या करेंगे? फिर रैंक करेंगे, ब्रैकेट पढ़ें, फर्स्ट किसको कहेंगे? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मींस मशीन आवर, और यहां से फिर क्या करेंगे? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेंगे। ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान से परेशान ना होइएगा, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान सिंपली वो प्लान है जो यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स की बेस पे बनेगा, जिस पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। तो ये जो लास्ट आपने वर्किंग की है टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन से पहले, जिसे लिखा हुआ था यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स, यहाँ से हमें क्या पता चला था कि सी के पूरे 9 बनाने चाहिए, बी के पूरे 20 बनाने चाहिए, और ए के 5,750 बनाने चाहिए। इसे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्यों कहा गया है?
क्योंकि इस पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कमाई जा सकेगी। ऑप्टिमम का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट जिस पे कमाया जा सकता है, वो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हम इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे। वेयर इज दैट ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इन योर रजिस्टर? लास्ट वर्किंग की बात हो रही है, सेकंड लास्ट? नहीं, लास्ट की नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट से पिछली वर्किंग है, सेकंड लास्ट कहने हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स की बात हो रही है, वो तो ठीक है, जब हमने वर्किंग की है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चल गया कि बाकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आ रही है, लेकिन वो जो यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स वाली वर्किंग है उसके साथ लिखना ब्रैकेट में ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान है। ये यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स की बेस पे हम एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाया करेंगे। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का मतलब एक रैंकिंग के बेस पे प्रोडक्शन प्लान बनाया करेंगे, जिससे हम इंशाल्लाह हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमारे सामने है कि अर्न कर लिया करेंगे। ये अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो सारी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अप टू द डिमांड बनाएंगे, अनलेस उनमें से किसी प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए। और अगर नेगेटिव हो जाएगी तो फिर वो पेज 1 पे डिसाइड हुआ था कि उसको बनाने का फायदा नहीं है, बिजनेस ओवरऑल लॉस में चला जाएगा। ठीक है जी, आज एक क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने टाइम है। बॉक्साइट लिमिटेड से एग्जामिनर ने आपको फंसाना वही है जहां से आप फंसना शुरू हुए हैं, तकरीबन प्रोसेस कॉस्टिंग से, लेकिन वो गेम फिर आ गई थी वेरिएंस एनालिसिस में, 1 यूनिट 1 आवर पर मशीन आवर पर लेबर आवर वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह लेकिन आप बड़े हो गए। बॉक्साइट लिमिटेड Bauxite Limited is engaged in the manufacture and sale of 3 products by the name of Pentagon, Hexagon, Octagon. Pentagon, Hexagon and Octagon, पता नहीं कैसे बोलते हैं मैं। Following information is available from the year's record for the month of February 12. पढ़ते जाए फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट है। Sale price per unit, material cost per kg, लेबर टाइम पर यूनिट मिनट्स, ये 20 के घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, अपनी तरफ से 2 दिल करा लगाई जा रहा हूं, तो पर यूनिट लिखा हुआ। व्हाट इज 20 पूरा बोलें, व्हाट इज 20? 20 मिनट पर यूनिट, अगर जरूरत पड़े तो पर आवर बना सकते हैं, आवर्स। 20 डिवाइड बाय 100, 60 कहां से आ गया? 1 घंटे के मिनट्स 20/60 करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे, आवर्स पर यूनिट। मशीन टाइम पर यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह आवर्स में ही है, 4 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे। नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, अब इन चीजों ने आपकी जान नहीं छोड़नी है, आपको पता है 645 क्या है? फिनिश गुड का जो केजी बन जाता है उसका वेट दिया हुआ है। यील्ड पे आए जरा, यील्ड परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग जरा लिखें। यील्ड परसेंट नहीं, यील्ड परसेंटेज का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशो, इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट आउटपुट रेशो। अच्छा, पढ़ आपने बहुत कुछ लिया हुआ है तो ये ना मिक्स ही सब कुछ रहे, किसी के जहन में अगर आए तो आना तो चाहिए। वैसे डेजी वहां जो पॉइंट 1 में सेंटेंस लिखा होगा ना, इनपुट रेशो थी, वो इनपुट की आपस में रेशो, ये नहीं है। ये मैंने क्या लिखा, ये परसेंटेज में दी हुई है, मतलब आगे 90 का मतलब ये है कि अगर 100 केजी इनपुट होगी तो 90 केजी आउटपुट बनेगी। अब इससे पिछली लाइन में 6 बताएं क्या है, इन है या आउट है? क्या 6 केजी इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं? ये 100% है विद रिस्पेक्ट टू पेंटागन या 90% है? लेकिन मटेरियल 90% लगेगा या 100% लगेगा? क्या लॉस मौजूद है? लॉस मौजूद है। 6 इनपुट दी हुई, आउटपुट दी हुई है, फिर 95 है और 92 है, विच मीन्स 10% लॉस है पेंटागन में, 5% है हेक्सागन में और 8% है ऑक्टागन में। और ऊपर जो 6, 4 और 3 दिया हुआ है आपको, 6, 4, 5 सॉरी, ये आपको नेट वेट ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है।
क्या रिवर्स वर्किंग करके रॉ मटेरियल इनपुट फाइंड आउट की जा सकती है? क्या रॉ मटेरियल इनपुट के केजीज पे कॉस्ट आएगी या आउटपुट के केजीज पे? जो इन करेंगे वो रॉ मटेरियल लगेगा, बीच में कुछ वेस्ट हो जाना है, अल्टीमेटली जो फिनिश गुड्स है उसका फिर वेट दिया हुआ। एस्टिमेटेड डिमांड आ गई यूनिट्स में, या थोड़ी बात समझ आ गई? बाकी भी वर्किंग करते हैं। Each worker is paid monthly wages of 15,000 and works a total of 200 hours per month. कैलकुलेटर पकड़े, अगर जरूरत पड़े तो क्या निकल आएगा? नहीं 15,000 रुपए हैं, 200 घंटे पर मंथ है। क्या रेट पर आर आ सकता है? कैसे कैसे मेरे भाई? रेट पर आर आए। BLs underline total overheads are estimated at 20% of the material cost. क्या चीज किसका कितने परसेंट है? ये टोटल ओवरहेड्स पे गौर करें, फिक्स की बात हो रही है, वेरिएबल दोनों, मतलब वेरिएबल भी और फिक्स भी। किसको अगर किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट को अगर 20% से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 million per month and are allocated on the basis of machine hours to each product. Next line, 100,000 machine hours are estimated to be available in February 12. दोबारा ये आखिरी दो लाइनें पढ़ें ना, आगे ना जाएं। 5 मिलियन बताएं क्या है? बजटेड है, एक्चुअल है, एस्टिमेटेड है। 1 लाख के है एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। क्या यहां से आप मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक मशीन आवर का रेट बता सकते हैं? कैसे? 50 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, पूरा बोल दें क्या आया? 50 फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मशीन आवर। इसकी क्या जरूरत है? नेक्स्ट पेज पे मिला दें। रिक्वायर्ड आपसे क्या है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। ऑप्टिमम का मतलब जिसपे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगी। बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कंप्यूट बीएल्स नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। नेट प्रॉफिट बताना है, लेकिन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की बेस पे, विच मींस पहले ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसकी कंट्रीब्यूशन से नेट प्रॉफिट तक आ जाएंगे, फिक्स कॉस्ट वगैरह लिख के, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लिख के नेट प्रॉफिट तक आ जाएंगे। आ जाए, रजिस्टर खोलें वापस पिछले पेज पे, रिक्वायरमेंट एक ही लाएंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है मेरा? फर्स्ट हाफ आधा सा छोड़ दें, आधा को पेज छोड़ लें नेट प्रॉफिट वगैरह के लिए, वर्किंग्स में आ रहे। क्या निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट की वर्किंग के लिए? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा अगर आपने नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तक पहुंचने का तरीका वही है जो ऊपर आपने 5-6 पॉइंट्स पढ़े अभी। तो आपके पेज के पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन भी है अल्हम्दुलिल्लाह शायद, और वहीं ऊपर पॉइंट्स भी हैं, एक एक करके कंडी अप्लाई करवा दें। सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, लिखें। ये छोटी छोटी वर्किंग से करनी, सही सेटिंग करनी अपने जहन में। क्या मकसद होगा इस लिमिटिंग फैक्टर के आइडेंटिफिकेशन का? नहीं, मकसद फर्ज करें अगर लिमिटिंग फैक्टर आई ना, फिर डिसीजन है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे और उसकी पॉजिटिविटी की बेस पे। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर पॉजिटिव है तो सारी बनाए, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे डिसीजन मेकिंग करें। मकसद ये है पता चले लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं। जी अब क्वेश्चन देखें जरा काइंडली। मटेरियल भी लगना है कंसंट्रेशन से, देखें जरा सवाल। अगर पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन बनाना है
तो क्या मटेरियल लगना, लेबर टाइम लगना, मशीन टाइम लगना है, ये 3 चीजें हमें बताएंगे। लेकिन इन ओवरहेड्स भी लगने हैं, रिसोर्सेज भी हैं, कैश भी लगना है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या मटेरियल भी सफिशिएंट नहीं है, लेबर भी सफिशिएंट नहीं है, मशीन टाइम भी सफिशिएंट नहीं है? अगर वो कहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो ना बताए तो जिन चीजों का नहीं बताएगा आपने अज्यूम करना है कि वो अवेलेबल है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल है। आपने वर्किंग सिर्फ उसकी करनी है जिस फैक्टर का वो कोई जिक्र करेगा। मतलब मेरी इस बात का ये है कि ना तो उसने मटेरियल का कुछ बताया, ना ही लेबर के टाइम का कुछ बताया, सिर्फ लास्ट लाइन में उसने मशीन आवर्स का बताया। जिनका नहीं बताया क्या वो अवेलेबल नहीं है? वी अज्यूम कि वो अवेलेबल होंगे। जिसका जिक्र है बस उसकी हम वर्किंग कर लेंगे। क्या सबकी वर्किंग किया करेंगे? किनकी किया करेंगे? जिनके बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन देगा कि रिगार्डिंग देयर अवेलेबिलिटी। तो किसकी बात होने लगी है? बाकियों की बात क्यों नहीं हो रही? क्वेश्चन साइलेंट है। हम भी साइलेंट क्वेश्चन में क्या अज्यूम करेंगे कि जितना वो चाहिए वो अवेलेबल होंगे। हम ये वर्किंग सिर्फ किसके एंगल से करेंगे? मशीन आज ब्रैकेट में लिखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज गौर से बात सुना करें काइंडली। बात समझ आ गई? टाइम गुजर क्यों नहीं रहा है? मेरी घड़ी पे तो गुजर गया है। हालांकि मैं अपनी इस घड़ी के मुताबिक जब क्लास में आने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये तो मैंने जानबूझ के आके रखी हुई है, लेकिन वापसी पे जब मेरा दिल करता है क्लास उठने को तो मैं देखता हूँ कि यही किसके मुताबिक काश हो जाए। अवेलेबल मशीन आवर्स, इतना भाई मुड़ के उसने देखा है, अल्लाह करे। वापस आ गया भाई जी। घड़ी तेज होने का शदीद खतरा है, लेकिन चला 5 मिनट गुजरेंगे। 1 लाख मशीन आवर्स आर अवेलेबल। ये सही है? अच्छा, मंथली वर्किंग हो रही है, इस तरह की चीजें भी क्लियर रखनी चाहिए। क्या उसने कहा 1 लाख घंटे फरवरी के महीने में रिक्वायर्ड है, सॉरी अवेलेबल हैं, जिस महीने में हमने वर्किंग करनी है। अच्छा, एक छोटी सी और चीज ये भी सोचना जरा, पेज नंबर 57 पे जाए। ये जो प्रोडक्ट अबेंडन करने वाला डिसीजन है, ये आप पीरियड के स्टार्ट पे ले रहे होंगे या एंड में? ये पीरियड के स्टार्ट पे डिसीजन हो रहे होंगे कि हमने किसको बनाना है किसको नहीं। इसी तरह अगर लिमिटिंग फैक्टर है, नेक्स्ट पेज पे है, तो लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे आप डिसीजन ले रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है, किसको बनाना है। तो ये सब कुछ बेस्ड ऑन बजटेड डाटा होगा। अगर एक्चुअल हो गया फिर हम किस चीज का डिसीजन ले रहे हैं? फिर हम अगले साल का ही ले सकते हैं। अगर लॉस हो गया है तो फिर अगले साल ही सोचा जा सकता है। तो ये सारी शायद एस्टिमेटेड फिगर्स होंगी, मींस जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक बात हो रही है। तो हाउ मेनी मशीन आवर्स आर एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी? 1 लाख। अब हम क्या चेक करने लगे कि रिक्वायर कितने होंगे फरवरी में अगर हमने सारे यूनिट्स को बनाना है। तो लिखे हेडिंग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। जब आप रिक्वायरमेंट चेक कर रहे होंगे तो उस वक्त यही अज्यूम करेंगे कि आपने सब प्रोडक्ट्स को बनाना है अप टू द डिमांड। व्हाट आर द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स? पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन, एंड ऑक्टागन। एक मिनट करवा दें जरा। कितने यूनिट्स पेंटागन के? 10,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 2.5 एंड 9,000 इंटू 3। कुछ फिगर्स मिलती जुलती आपको नजर आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सवाल मिलता जुलता है। 40, 50 एंड 27, इनका सम करें। अब ये ना करिएगा वर्किंग पहले भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं पहले भी हुई है, लेकिन इस वर्किंग से पता क्या चलता है ये फाइनल बता दें। क्या रिक्वायरमेंट इज मोर देन अवेलेबिलिटी? इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। साथ साथ कैंडी ऊपर जो स्टेप्स पढ़े आपने उनको जरा पढ़ पढ़ के जहन में लाते रहिएगा जरा। इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर।
इफ इट इज द लिमिटिंग फैक्टर देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया है, देन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वर्किंग्स में ही होगा ये सब कुछ, हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान एग्जामिनर का बताना, उसके बेस पर प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, किस किस की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? पेंटागन, what is the way to calculate this contribution? सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढना, अवेलेबल है 2300, 2300, 1550 एंड 2000। आगे क्या चाहिए होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है, गिवन है, वर्किंग करनी पड़ेगी, गिवन है, वर्किंग करनी पड़ेगी। हेडिंग लिख लें, इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। काइंडली प्लीज घर के लिए क्या है, ये बातें याद रहती हैं जो यहाँ से आप मेरे बता के उठते हैं? हम बताते ही नहीं है होमवर्क क्या क्या है। कुछ दो क्वेश्चंस पुराने चल रहे हैं, मज़ाहिर और रियो। मेरी तरफ से एक नया सवाल था, लेकिन किधर से आके किधर आना है? वॉल्यूम 1 का 195 में रखा था, वॉल्यूम 1 का 195 पहले एक पुराना जॉइंट बाय प्रोडक्ट को क्वेश्चन रिवाइज करना है, और उसके बेस पे पेज नंबर 206 पे आके अच्छा उसमें ना पेज नंबर 206 पे जो क्वेश्चन है उसकी दो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें से जो बी है वो शायद हमने अभी कुछ दिनों में पढ़नी है, तो उसकी सिर्फ ए रिक्वायरमेंट रखने से बी पे ना टाइम वेस्ट करेगा। पेज नंबर 206 पे सिर्फ रिक्वायरमेंट ए आपके लिए है, जो बी है वो इंशाल्लाह फिर कुछ दिनों में डिस्कस हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अगर डेली चलेंगे तो काम ज्यादा नहीं है। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? कुछ रात में छुट्टियों के बाद नजर आते हैं, ये मेरी बेसिक अजम्पशन है कि वो घर में भी होते हैं, जहां भी होते हैं लेक्चर्स लेके साथ आते हैं। लेक्चर्स लेके साथ आने का मतलब लेक्चर्स कंप्लीट करके आते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो नहीं काइंड? जितने लगा लें सर जी, कम से कम 2 घंटे तो मिनिमम रिक्वायर्ड है एक सब्जेक्ट को। अल्लाह हाफिज।